Hello everyone, welcome to Career Launcher. And in this session, we are going to talk about CSAT reasoning. And this is the ninth session of CSAT reasoning. We have already covered 8 sessions of previous year questions in reasoning, and this is the ninth session. So if you haven't watched those sessions, just go and watch those sessions. Okay, now let's start question number 1. So now it says that Mr. X has 3 children. The birthday of the first children falls on 5th of uh, uh, 5th Monday of April. Okay, so basically it says 5th Monday of April. That the second and of the second one, second child falls on 5th Thursday of the November. Okay, so basically April has how many days? April has 30 days. 30 days का मतलब 28 days means 4 weeks. 4 weeks में तो 4 ही मंडे होंगे. तो जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचे उसमें 5th मंडे पड़ रहा होगा. सो बेसिकली जो 5th मंडे पड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी आइदर ऑन 29th और 30th एंड दैट्स व्हाट आई. ठीक है. सो 29th को मंडे हो सकता है या फिर 30th को मंडे हो सकता है. आइदर ऑफ द 2 डेज इन अप्रैल. ओके. अब थर्सडे जो है वो नवंबर में 5 थर्सडे पड़ रहा है, 5th थर्सडे ऑफ नवंबर. सो सेम स्टोरी नवंबर में भी होगी कि जो 5th थर्सडे होगा वो या तो 29th को पड़ेगा या अपना 30th को पड़ेगा. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डेज काउंट करना शुरू करते हैं. सो अगर मैं मई की बात करूं, सो मई में हमें कितने मिलेंगे? मई में हमें 3 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे. 31 डेज का मतलब 4 वीक्स एंड 3 डेज. जून में हमें कितने मिलेंगे? जून में हमें मिलेंगे 2. जुलाई में कितने मिलेंगे? 3. अगस्त में कितने मिलेंगे? अगस्त में भी 3 मिलेंगे. सितंबर में 2 मिलेंगे. सो बेसिकली सितंबर में 2. अक्टूबर में हमको मिलेंगे 3 और नवंबर में हम आते हैं. ठीक है. सो बेसिकली 3 2 5 3 8 8 और 6 14, मतलब ये तो अपना 14 प्लस 2 16. सो इसका मतलब ओवरऑल 2 दिन एक्स्ट्रा मिले 31 अक्टूबर तक. ठीक है. अब मुझे बनाना है थर्सडे. अगर मैं 29th को वो लेके चलता हूँ मंडे, पहला केस ये. सो यहाँ पे मंडे की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा. ठीक है. और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 28th नवंबर तक तो मुझे 0 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, प्लस 29th नवंबर पे एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा. मतलब मुझे टोटल कितने एक्स्ट्रा डे मिलेंगे? 4 एक्स्ट्रा डे मिलेंगे. तो इसका मतलब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ठीक है. तो अगर मैं 29th को मंडे लेके चल रहा हूँ, 29th अप्रैल को मंडे लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब 29th जो नवंबर पड़ेगा वो अपना क्या बनेगा? 1 2 3 4. तो यहाँ पे हमारा फ्राइडे आ जाएगा 29th को और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सैटरडे, जो हमारा पॉसिबल नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे? हम 30th को मंडे लेके चलते हैं. तो 30th को अगर हम मंडे लेके चलेंगे तो अप्रैल में कितने एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे? 0. इन सारे महीने में कितने एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे? 2. प्लस इसमें कितने एक्स्ट्रा डे मिलेंगे? 1. अब मंडे से 3 दिन आगे ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे. इसका मतलब 29th को हमारा थर्सडे पड़ रहा होगा और हमारा 30th को फ्राइडे. तो हमें बस यहीं तक जाना है. यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि जिस साल की बात हो रही है उस साल में 30th अप्रैल को हमारा मंडे पड़ रहा है और 29th को हमारा थर्सडे पड़ रहा है. अब हमें जाना कहाँ पे है? 20th दिसंबर पे. तो हमें ये पता है कि 30th को हमारा फ्राइडे पड़ रहा है. तो इसका मतलब 20th दिसंबर तक 2 वीक्स एंड 6 डेज, मतलब 6 एक्स्ट्रा दिन हमें और मिलेंगे. तो फ्राइडे से 6 एक्स्ट्रा दिन हमारा कौन सा बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी थर्सडे. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज गोइंग टू बी थर्सडे. चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू आर जो है अपना, पी क्यू आर अपना 3 towns हैं. The distance between P and Q is 60 kilometers. Distance between P and R is 80 kilometers. Q is in the west of P and R is in the south of P. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है. तो डायरेक्शन में सबसे पहला काम तो ये है कि सबसे पहले 2 लाइंस बनाते हैं जहां से हम लोकेशन डिसाइड करना शुरू करते हैं. तो P को हमने एक पॉइंट दे दिया, ओरिजिन दे दिया. P जो Q है वो P के वेस्ट में है.
मतलब जो Q होना चाहिए वो यहाँ कहीं होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 जो हमें गिवन है। R जो है वो साउथ में है, मतलब R यहाँ कहीं होगा, साउथ हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 80 जो यहाँ पे हमको गिवन है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि Q और R के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसका मतलब तो हम सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे ये डिस्टेंस 60 है, ये डिस्टेंस 80 है। सो बेसिकली ये बात हमेशा याद रखिए कि पाइथागोरस थ्योरम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है वो होता है 3, 4 और 5 का। साइड्स आर ऑलवेज 3, 4 एंड 5। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल। नाउ आई कैन से दिस इज 3 into 20। 60 तो यही होगा। 40 क्या होगा? 4 into 20। तो ये वाली साइड क्या होनी चाहिए? 5 into 20 and that is going to be 100. So shortest distance between Q and R is going to be 100 kilometers. So answer of this question is going to be option D. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If every alternate letter from of the English alphabet from B onwards including B is written in lowercase। ठीक है। सो ऑल्टरनेट का मतलब सेकेंड लेटर, बी इज द सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर को हमने स्मॉल में लिख दिया। फोर्थ लेटर को भी स्मॉल में लिखेंगे, सिक्स्थ लेटर को भी स्मॉल में लिखेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट लेटर को लिख रहे हैं। तो जिन लेटर्स का जो नंबर होगा, करस्पॉन्डिंग नंबर होगा, वो इवन होगा, वो सारे स्मॉल में होंगे और जो ऑड होंगे वो हमेशा कैपिटल में होंगे। ठीक है। नाउ हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रिटन। तो बेसिकली कौन सा मंथ होगा उस मंथ को के बारे में सोचना नहीं है हमें। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन हमें जुलाई बोल रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जे का नंबर देखते हैं। जे इज 10। अब जे 10 है, इवन है, इसका मतलब ये तो स्मॉल में आएगा। तो जे स्मॉल में आ गया। यू का नंबर क्या होगा? यू इज 21। ये ऑड है, मतलब ये तो कैपिटल में ही आएगा। एल जो है, एल अपना एल का नंबर क्या है? 12। तो ये तो स्मॉल में आएगा क्योंकि इवन नंबर्ड है। और जो y है वो 25th है, 25th ऑड है, मतलब वो कैपिटल में आएगा। सो ये अपना होगा j स्मॉल, u कैपिटल, मतलब ये ऑप्शन चला गया। l स्मॉल, मतलब ये ऑप्शन भी चला गया। एंड y कैपिटल, मतलब ये भी चला गया। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग या इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा हमें अल्फाबेट को करस्पॉन्डिंग नंबर के हिसाब से ही देखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। In the sequence 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7, how many such fives are there which are not immediately preceded by 3? मतलब जिनके तुरंत पहले 3 और तुरंत बाद 7 नहीं आ रहा। तो अगर आप पैटर्न देखना शुरू करो, सो हमेशा 3 5 7 तो आ ही रहा है। मतलब 5 के तुरंत पहले 3, 5 के तुरंत बाद 7। ये केवल एक ही केस में नहीं हो रहा है। जो पहला जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है 157, केवल एक ही ग्रुप ऐसा है जहां पे 5 के तुरंत पहले 3 नहीं आ रहा, तुरंत बाद 7 आ रहा है, लेकिन 5 के तुरंत पहले 3 नहीं आ रहा। तो एक ही 5 ऐसा है जिसके तुरंत पहले 3 नहीं आ रहा, बाकी सब में तुरंत पहले 3 आ रहा है और तुरंत बाद में 7 आ रहा है। तो इसलिए अपने पास टोटल एक ही 5 ऐसा होगा जिसके इमीडिएट पहले 3 नहीं आ रहा है, बाद में 7 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1, क्योंकि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 3 5 6, तो ये केस भी कंसीडर होगा इसमें। अगर मैं 1 5 7 लिख दूं, ये केस भी कंसीडर होगा, लेकिन 3 5 7 वाला केस कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसमें इमीडिएट पहले 3 आ रहा है और इमीडिएट बाद 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें 7 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एंड देयर आर 3 फीमेल्स। जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ डीज फादर। ठीक है, डीज फादर एफ। ठीक है। तो इसका मतलब जो डी है, डी के फादर हैं एफ हैं, तो एफ का मतलब ये तो मेल होंगे। इनके कोई भाई रहे होंगे, इनके भाई गुजर गए, तभी उनकी विडो है, वो है जी। ठीक है, ये अपनी हो गई फीमेल क्योंकि ये है अपनी सिस्टर इन लॉ। ठीक है। इनकी जो वाइफ है उनके बारे में हमें कोई पता, कोई आइडिया नहीं है। मतलब डी की मदर को हम नहीं जानते, डी के फादर तो है। नाउ बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ठीक है, बी और डी जो है वो सिबलिंग्स है। ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो बी की एक डॉटर हो गई, वो हो गई ए। ठीक है। सी इज द कजिन ऑफ बी, सी जो है वो बी की कजिन हो गई। ठीक है।
अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए। जो बचा वो कौन बचा? वो बचा ई। ठीक है। अब जो ई होना चाहिए, ई यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे फीमेल चाहिए हमें। ठीक है। सो ई अपनी, ये भी अपनी फीमेल हो गई, ई भी अपनी फीमेल हो जाएंगी। सो बेसिकली अब ई कौन होगी? वाइफ ऑफ एफ। ये तो ट्रू है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, ये भी ट्रू होगा। आंट ऑफ सी, ये भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब तीन के तीनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईच क्यूब ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज पेंटेड आइदर ब्लैक और व्हाइट। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी पेंटेड? फेयर पॉइंट। तो इसको क्यूब को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने क्यूब बना लिया है। अब सारे के सारों को आइदर ब्लैक और व्हाइट कर रहे हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? पहला तो ये है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैक और यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाइट, और मैं सारे केसेस उठा के देख लूंगा। 6 के 6 केसेस में एक केस तो आएगा कि ये 0 है, ये सारे के सारे व्हाइट है, इसका तो एक ही अरेंजमेंट बन सकता है। दूसरा केस ये होगा कि एक ब्लैक होगा, 5 व्हाइट होंगे, इसका भी एक ही अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि आप क्यूब है, क्यूब को रोटेट करके इवेंचुअली हमें सेम अरेंजमेंट मिल ही जाता है। तो इसका मतलब आप कोई भी एक फेस ब्लैक कर दो और बाकी 5 के 5 व्हाइट कर दो, तो इवेंचुअली रोटेट करके हमें वही अरेंजमेंट मिल जाएगा। 2 ब्लैक और 4 व्हाइट। दो ब्लैक 4 व्हाइट। तो एक केस तो ये बनेगा कि अपोजिट फेसेस ब्लैक हैं और रिमेनिंग 4 अपने जो है वो व्हाइट है, वो एक केस होगा। दूसरा केस ये होगा कि एक ये और ये वाले ब्लैक हैं, बाकी 4 व्हाइट है। इन दो के अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि आप इसको और इसकी जगह आप इसको और इसको ले लोगे तो घुमा के आपका इवेंचुअली वही अरेंजमेंट बन जाएगा। तो इसमें टोटल 2 पॉसिबिलिटीज। अगला होगा 3 और 3 का, कि दोनों में 3 3 है, तो 3 3 के कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 1 2 और 3। ये 3 ब्लैक है और बाकी 3 व्हाइट है, दैट इज वन ऑफ द केसेस। दूसरा ये हो गया कि 1 1 2 और ये पीछे वाला 3। ये वाले जो केस होगा, ये फर्स्ट वाले केस से अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फेस जो ब्लैक पेंटेड है वो अपोजिट नहीं है, और यहाँ पे एक पेयर अपोजिट है। तो बेसिकली अपन को यहाँ पे टोटल 2 केसेस ही मिलेंगे। अब अगर मैं 4 ब्लैक 2 व्हाइट पे जाऊंगा, तो दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस केस। 2 ब्लैक 4 व्हाइट इज गोइंग टू बी सेम एज 4 ब्लैक 2 व्हाइट्स। तो इसके भी 2 केसेस होंगे। 5 ब्लैक 1 व्हाइट, इसका भी एक ही केस होगा। और 6 ब्लैक 0 व्हाइट, इसका भी एक केस होगा। टोटल पेंट करने के कितने तरीके होंगे? 1 2 4 6 8 9 10। So there are total of 10 number of ways. Answer of this question is going to be option B. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, एंड इफ यू फील लाइक यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग और यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, काइंडली डू लेट मी नो।